एक तरफ एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए बिजली का झटका भी खा लेता है, तो दूसरी तरफ किसी की जान बचाने से पहले 10 बार सोचता है। स्वागत है आपका चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि हैरोल्ड केली के फ्रेमवर्क से हम 3 तरह के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कॉजल एट्रीब्यूशंस देते हैं, मतलब किसी व्यवहार के कारण की वजह मानते हैं। इस फ्रेमवर्क को ज़्यादातर स्टडीज़ ने सपोर्ट किया, सिर्फ एक पार्ट को छोड़कर, कॉन्सेंसस इन्फॉर्मेशन। और निस्बेट और बोर्गेडा ने इस चीज़ को प्रूव किया। उनका मानना था कि लोग कॉजल एट्रीब्यूशन देने से पहले इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि बाकी लोगों का बिहेवियर क्या था। उन्होंने एक स्टडी की। उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को 2 पहले हुए साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया। 34 में से 32 पार्टिसिपेंट्स अपनी इच्छा से एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक शॉक्स लेने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं जब उनको बोला जाता है कि स्किन सेंसिटिविटी पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दूसरे एक एक्सपेरिमेंट में एक एक्टर से एक्टिंग करवाई गई मिर्गी का दौरा आने की। वहाँ 15 लोग थे जिनमें से सिर्फ 4 उसकी मदद करने आते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये निस्बेट और बोर्गेडा ने अपने आधे पार्टिसिपेंट्स को बताए। फिर उन्होंने पार्टिसिपेंट्स से कुछ सवाल किए जिनमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट थे। जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला एक्सपेरिमेंट था, फॉर एग्जांपल एक बंदा था बाबूराव जो अपनी मर्जी से झटका खाने आया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में राजू ने एक बंदे को तड़पता छोड़ दिया। सवाल ये था कि इन दोनों का बिहेवियर इनकी पर्सनैलिटी से आया या उस सिचुएशन से, और अगर तुम इनकी जगह पर होते तो क्या करते। अब ये जो सवाल हैं ये 100% लोगों से पूछे गए, बट ये नंबर्स सिर्फ आधे लोगों को बताए गए और रिजल्ट ये निकला कि कॉन्सेंसस इन्फॉर्मेशन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा लोगों के जजमेंट पर। इन्फॉर्मेशन के बाद भी लोगों का खुद को लेकर वो जजमेंट नहीं बदला कि वो उस सिचुएशन में क्या करते। दोस्तों, देख रहे हो इंसान कितना बड़ा दोगला है। एक तरफ एक्सपेरिमेंट के लिए झटका खा लिया, दूसरी तरफ मदद नहीं करेगा किसी की, और जब कॉन्सेंसस इन्फो दे दी जाए तो बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस मल्टीवर्स ऑफ दोगलापन को कहते हैं द फॉल्स यूनिकनेस इफेक्ट। एक झूठा विश्वास कि मैं सबसे भला हूँ, मैं तो ज़रूर मदद किया होता अगर मैं वहाँ होता तो। ऑब्वियसली सब लोग भले नहीं हो सकते और होते भी नहीं है, हमने देखा हुआ है। लोग कॉन्सेंसस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बिहेवियर बदल सकते हैं बट कॉजल एट्रीब्यूशन नहीं। इस गलती को, जिसमें हम सिचुएशनल फैक्टर्स को हल्के में लेते हैं और ज़्यादा वैल्यू देते हैं डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को, जो हम खुद को कारण देते हैं, इसको सोशल साइकोलॉजी में बोला जाता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जहां पर तुम किसी की पर्सनैलिटी को ब्लेम करते हो सिचुएशन को समझे बिना। एग्जाम्पल के लिए कोई यूट्यूबर है जो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के सपोर्ट में वीडियो बना देता है जहां जनता को क्लियर है कि सिचुएशन ने उसको फोर्स किया, बट फिर भी लोग अज्यूम करेंगे कि स्क्रिप्ट लिखी है उसने तो ये उसका पर्सनल बिलीफ ही होगा। यहाँ हमने ओवर एम्फोसाइज कर दिया पर्सनल बिलीफ को और अंडर एस्टिमेट कर दिया सिचुएशनल फैक्टर्स को, इसलिए इसको फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहा जाता है, बायस नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ। सूडो पेशेंट्स जो होते हैं, जो एक्चुअल में पेशेंट्स नहीं होते बट रिसर्च के लिए मरीज होने की एक्टिंग करते हैं, वो जब हॉस्पिटल में बोर हो जाते हैं और चलने फिरने लगते हैं तो लोग ऐसा मानते हैं कि वो टेंशन में है, और जब वो नोट्स लिखने लगते हैं जिसके लिए वो नकली पेशेंट बन के आए हैं तो लोग उनको मानसिक रूप से पागल घोषित कर देते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से फंडामेंटल एरर वेरी कर सकती है जगह के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिचुएशनल फैक्टर्स ऑब्वियस है तो कंपेरेटिवली चाइनीज लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं FAE के अमेरिकन से, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर फोकस्ड होता है इंडिविजुअलिज्म पर। अब भविष्य का एक कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैं बता दूं कि FAE और एक्टर ऑब्जर्वर डिफरेंस दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ एक्टर का मतलब होता है काम को करने वाला, एक्ट मतलब काम, एक्टर उसको करने वाला, ऑब्जर्वर उसको देखने वाला। इसमें मेनली एक फाइंडिंग है कि ज़्यादा चांस होते हैं कि एक्टर अपने बिहेवियर को सिचुएशनल फंक्शन पर एट्रीब्यूट करता है, जो कि एक तरह का बायस है, बट FAE एक एरर है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को गुड नाइट नहीं बोला और सो गए क्योंकि तुम थके हुए थे, बट गर्लफ्रेंड अगले दिन ब्रेकअप की धमकी देती है क्योंकि उसकी नज़र में तुम मुस्कान से बात कर रहे थे। ये हो गया एक्टर ऑब्जर्वर डिफरेंस। 173 स्टडीज की गई इसके अराउंड और पता चला कि एक्टर अपने बिहेवियर का रीजन मानने के लिए डिस्पोजिशनल एक्सप्लेनेशन को हल्के में लेते हैं, ज्यादातर तब जब बिहेवियर का आउटकम जो है वो नेगेटिव हो या बिहेवियर नेगेटिव हो, जैसे कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर ना आना। बट जब बिहेवियर या रिजल्ट पॉजिटिव होता है तब इसका उल्टा होता है। मतलब अगर अच्छे नंबर आ गए बोर्ड्स में, भले ही चीटिंग करके आए, बट हम छाती चौड़ी करके बोलेंगे कि अरे मैं हूँ हीरो, मैं लाया अच्छे नंबर। सिचुएशन तो सबको सेम मिली थी, झंडा सिर्फ मैंने गाड़ा है। कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से एक चीज और है जो एक्टर ऑब्जर्वर डिफरेंसेस को बढ़ा सकती है, जिसको चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, सेलियंस। एक्टर के लिए सबसे सेलियंट चीज होती है सिचुएशन और ऑब्जर्वर के लिए सबसे सेलियंट चीज होती है
एक्टर। माइकल स्टॉर्म सर ने कहा कि सेलियंस और कॉजल एट्रीब्यूशन के कनेक्शन को यूज करके हम एक्टर ऑब्जर्वर डिफरेंसेस को रिवर्स कर सकते हैं। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें 30 सेशन हुए। हर सेशन में 4 पार्टिसिपेंट्स थे। 2 लोगों को एक बातचीत करनी थी और 2 लोगों को कैमरे के पीछे रह के ऑब्जर्व करना था। हर सेशन में 2 वीडियोस रिकॉर्ड हुए, एक एक्टर 1 के पर्सपेक्टिव से जब वो एक्टर 2 को देख रहा है, दूसरी एक्टर 2 के पर्सपेक्टिव से जहां कैमरा एक्टर 1 को देख रहा है। ये फोटो से समझ सकते हो किस तरह के सेशन हुए। कन्वर्सेशन के बाद पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली 3 कंडीशंस असाइन होती है। पहली है सेम ओरिएंटेशन कंडीशन, जिसमें ऑब्जर्वर को दिखाई गई वीडियो उसकी ही जिस एक्टर को वो देख रहा था और एक्टर को उनके सामने वाले एक्टर की वीडियो दिखाई गई। न्यू ओरिएंटेशन कंडीशन में ऑब्जर्वर्स को वीडियो दिखाई गई उस एक्टर की जिसके वो साथ बैठे हुए थे और एक्टर्स ने वीडियो देखी खुद की। थर्ड थी नो वीडियो कंडीशन, जिसमें कोई वीडियो नहीं दिखाई। रिजल्ट ये रहा कि सेम ओरिएंटेशन और नो वीडियो वालों ने एट्रीब्यूशन में शो किया एक्टर ऑब्जर्वर डिफरेंस, बट जिनको न्यू ओरिएंटेशन कंडीशन असाइन हुई थी उनके केस में एक्टर ऑब्जर्वर डिफरेंस रिवर्स हो चुका था। बेसिकली जब एक्टर ने खुद को देखा वीडियो में तो उन्होंने डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस दिए अपने बिहेवियर के लिए, और जब ऑब्जर्वर्स ने एक्टर के पर्सपेक्टिव से देखा तो उन्होंने सिचुएशन को कॉजल बोला। तो यहाँ विजुअल ओरिएंटेशन बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन बदलवा दी, इवन उनके खुद के बिहेवियर की भी। क्वेज ही हो गया ना भाई। तो अभी तक हम लोगों ने थोड़ी बेसिक और सिंपल चीज़ें समझी हैं एट्रीब्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट लेसन में हम लोग थोड़ा डीप जाने वाले हैं, तो अगर चैप्टर 1 नहीं देखा है तो देख लो, और जो चीज़ समझ नहीं आए वो कमेंट कर दो, और अगर साइकोलॉजी पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो।